सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5 सीरीज एंड ये है एपिसोड 15। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डायमंड कैसीनो के मैनेजर को बुगाटी अटलांटिक सेल करी थी, जिसके बाद हमें हुआ था $20 मिलियन का प्रॉफिट। अब उस $20 मिलियन के प्रॉफिट का हम लोग क्या करने वाले हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको याद होगा कि अंडर वाटर माफिया ने हमें बताया था कि लॉस सैंटोस के रिचमैन होटल में वेगास गैंग का माफिया आकर रुका हुआ है और वो बंदा लिबर्टी सिटी में डगन बॉस के लिए काम कर चुका है। साथ ही साथ उसके पास लिबर्टी सिटी की सबसे महंगी गाड़ी है। तो एक बात तो कंफर्म है, उस बंदे के पास सारी इन्फॉर्मेशन है डगन बॉस के बारे में जो कि हमें चाहिए। अब वो बंदा सीधा अपने पास आकर हमें इन्फॉर्मेशन तो देगा नहीं, तो एक ही रास्ता उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने का और वो है कि हमें उसकी सबसे महंगी गाड़ी को चुराना होगा। और उस बंदे की सबसे महंगी गाड़ी है फरारी का लिबर्टी सिटी वाला एडिशन, जो कि उसके होटल के पार्किंग लॉट में खड़ी है। लेकिन अभी मेरे पास एक भी गन नहीं है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं पहले अपने शोरूम पर। वहां पर हमें लेस्टर मिलेगा और वही हमें कुछ गन्स वगैरह देगा और लेस्टर हमें एक बढ़िया सा प्लान भी बताएगा जिसका यूज करके हम लोग उस गाड़ी को और भी इजीली चुरा सकते हैं। वैसे अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। वीडियो का इमेज भी थे मैं 1000 लाइक्स का। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ अपने शोरूम के पास पहुंच चुका हूँ। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपनी सारी गाड़ियां रखी हुई है मसल कार के अलावा, क्योंकि मसल कार बिक चुकी है। यार मेरा ना उस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को शोरूम के पीछे वाली साइड से लेकर अंदर चलते हैं। और अपने शोरूम के अंदर इतनी सारी गाड़ियां है ना कि अपनी लैम्बोर्गिनी सियान के लिए जगह नहीं बचती है, तो इसको अभी के लिए साइड में लगा देते हैं, बट बस कोई स्क्रैच ना आए। बाकी ठीक है, अभी मैंने गाड़ी को एकदम स्मूथली पार्क कर दिया और अब गाड़ी को लॉक कर देते हैं और चलते हैं लेस्टर से बात करने के लिए। वैसे आपको ये वाली गाड़ी याद होगी जो कि डायमंड कैसीनो के बंदों ने हमें दी थी शोरूम तक वापस आने के लिए। पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हो ट्रेवर अभी भी अंडर वाटर माफिया से बातचीत कर रहा है और ट्राई कर रहा है उसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने का। फिलहाल ट्रेवर को अपना काम करने देते हैं और हम लोग एक बार लेस्टर से बात करते हैं। तो चलो गाइस, अभी मेरी बात यहाँ पर लेस्टर से हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि अगर हमें उस बंदे की फरारी को चुराना है तो हमें यहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। अब क्योंकि उस बंदे की फरारी इतनी ज्यादा महंगी है, उस गाड़ी के चारों तरफ बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है और अगर हमें उनके सामने से उस गाड़ी को चुराना है तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा पहनना पड़ेगा जो कि बुलेट प्रूफ हो। और लेस्टर कह रहा है कि वो गन्स के साथ साथ हमारे लिए एक ऐसी यूनिफॉर्म भी लेकर आया है जो कि टोटली बुलेट प्रूफ है। तो अगर फरारी को चुराते टाइम सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे ऊपर गोली चलाते भी हैं तो उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से इस ड्रेस को पहनते हैं और देखते हैं कि लेस्टर हमारे लिए क्या लाया है। वेल तो गाइस, यूनिफॉर्म कुछ ऐसी दिखती है जो कि लेस्टर हमारे लिए लेकर आया और ये टोटली बुलेट प्रूफ है क्योंकि ये बैंकिंग सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म है। और मेरे पीछे आप लोग जो ये बैग देख रहे हो ना, ये वो बैग है जिसके अंदर वो सारे वेपन्स हैं जिनका हम लोग यूज करने वाले हैं। और लेस्टर कह रहा है कि तुम अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर मत जाना, ये वाली ब्लैक कलर की एसयूवी मैंने तुम्हारे लिए अरेंज करी है, इसको लेकर जाना और जैसे तुम सारे गार्ड्स को एलिमिनेट कर दो, इस एसयूवी को वहीं पर छोड़ देना और उस फरारी को लेकर निकल लेना। और अभी मैं आप सबको अपने वेपन्स दिखा देता हूं, तो आप लोग देख सकते हो उस बैग के अंदर कितने सारे वेपन्स हैं। असॉल्ट राइफल, मशीन गन, पिस्टल, स्नाइपर राइफल और शॉटगन, बहुत कुछ है। लेस्टर ने यहाँ पर काफी सारी गन्स दे दी हैं, इतनी सारी की तो हमें जरूरत भी नहीं है। फिलहाल बातें बहुत हो गई, अभी हम लोग इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सीधा चलते हैं लॉस सैंटोस के रिचमैन होटल पर, जहां पर वेगास गैंग का माफिया आकर रुका हुआ है और साथ ही साथ उसकी लिबर्टी सिटी वाली एडिशन की फरारी भी खड़ी है। अब वैसे तो मैं इस काम के लिए अपने साथ फ्रैंकलिन को ले जाता, लेकिन फ्रैंकलिन कल ही अपनी फ्रेंड की शादी में से वापस आया और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थका हुआ है। बट ठीक है, ये काम कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको हम लोग अकेले भी कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं लॉस सैंटोस के रिचमैन होटल पर पहुंच चुका हूं एंड यहाँ पर अभी भी काफी सारी गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई है और सामने की तरफ वो वाली फरारी है जिसको हम लोग चुराने के लिए आए हैं। और जैसा कि लेस्टर ने कहा था, यहाँ पर इस गाड़ी के चारों तरफ काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो हम लोग पहले अपनी गाड़ी को थोड़ा सा साइड में लगा लेते हैं और यहाँ पर एक बढ़िया सी पोजीशन या फिर एंगल ले लेते हैं। तो अपनी गाड़ी को तो मैं यहीं पर पार्क करने वाला हूँ एंड सामने आप लोग देख सकते हो फरारी खड़ी हुई है और ये वाली जो एसयूवी है ना, ये भी शायद बुलेट प्रूफ है। तो मैं काम करता हूँ, इस गाड़ी के पीछे चलता हूँ एंड यहाँ पर अपनी असॉल्ट राइफल निकालते हैं। अब बस मुझे परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है जब ये लोग ज्यादा ध्यान ना दे रहे हो एंड हम लोग इनमें से एक बंदे को तुरंत ही हेडशॉट मार सकते हैं। टोटल के यहाँ पे 8 से 9 गार्ड्स हैं, तो पहले हम लोग आगे वालों को हेडशॉट मार देते हैं। तो ये गया पहला वाला बंदा और ये गया दूसरा वाला बंदा। तो शुरुआत के 2 गार्ड्स को तो हमने यहाँ पे टेक डाउन कर लिया, लेकिन अभी बाकी के पीछे वाले सारे गार्ड्स अलर्ट हो चुके हैं एंड अब मुझे इन सबसे लड़ना पड़ेगा। अच्छी बात है कि अभी हमें यहाँ पर एक भी बुलेट नहीं लग सकती और हमारे पास काफी अच्छी वेपन्स हैं। और एक सेकंड, ये सिटीजन्स कहाँ पर जा रहे हैं, इनको यहाँ से निकलने नहीं देना, नहीं तो ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। खैर, इतनी फायरिंग के बाद तो वैसे भी पुलिस को पता चल जाएगा। और ये बंदा कहाँ से छुप के मार रहा था और यहाँ पर 2-3 बंदे एक साथ आ गए, जल्दी से इनको भी टेक डाउन कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक आखिरी बंदा बचा जिसको भी मैंने हेडशॉट मार दिया और अभी लगता है कि फरारी तक जाने का रास्ता एकदम क्लियर है। वो तो ये बस 8-9 गार्ड से इसलिए क्लियर होगा, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर एक गार्ड अभी भी है, तो इसको भी यहाँ से हम लोग हेडशॉट मार देते हैं और अब शायद फाइनली सारे गार्ड्स डेड हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा चेक करते हुए चलते हैं क्योंकि यही बंदा फरारी के पीछे छुपा हुआ था, तो पता नहीं और कोई भी हो सकता है। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता इसके आसपास कोई भी है, यहाँ पर एकदम क्लियर है। तो हम लोग चलते हैं फरारी के अंदर एंड इसका इंजन चालू करते हैं। ऑल डन, तो फरारी एकदम रेडी है यहाँ
से निकलने के लिए अभी इस गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं और मुझे अभी से पुलिस का सायरन भी सुनाई दे रहा है। बाकी सामने की तरफ यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां भी आ चुकी हैं, तो अभी हमें अपनी फरारी को पतली सी गलियों से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये पुलिस वाले इसको यहीं पर सीज कर लेंगे। बाकी इनके हेलीकॉप्टर को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे कहीं से भी ढूंढ लेंगे। अभी भी इनका हेलीकॉप्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और साथ ही साथ ये लोग मेरी गाड़ी के ऊपर काफी सारी गोलियां चला रहे हैं, जिससे कि गाड़ी का ग्लास डैमेज होने वाला है। किसी भी तरीके से इस हेलीकॉप्टर से तो पीछा छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये हमारा साथ जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये बंदा कैसे चला रहा है और अभी ये क्रैश होने वाला था। बड़ा अजीब पायलट है यार, खुद की जान को दांव पे लगा रहा है हमें पकड़ने के लिए। और सिटी साइड में इतना ज्यादा ट्रैफिक है, मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है इस हेलीकॉप्टर से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि यार ये लोग अभी तो एक हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं, जल्द ही ये लोग 2-3 हेलीकॉप्टर भी लेकर आ जाएंगे। खैर ये हमारा पहला पुलिस चेज नहीं है, पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे पुलिस चेज को चकमा दिया और इस वाले को भी देंगे, बट इस वाले में रिस्क थोड़ा ज्यादा है क्योंकि अभी हम लोग फरारी ड्राइव कर रहे हैं। बाकी सामने 2 पुलिस की गाड़ियां आ गई रोड ब्लॉक करने के लिए, लेकिन मैं इनको ऐसा करने नहीं दूंगा। बुलाने दो और कितनी बैकअप टीम्स और गाड़ियां ये लोग बुलाना चाहते हैं, लेकिन आज इतनी प्यारी गाड़ी हाथ में लगी है, इसको इतनी आसानी से जाने थोड़ी देंगे। वेल तो अभी मैं भागता भागता लॉस सैंटोस के नेशनल हाईवे पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। अब फ्रंट साइड तो ब्लॉक है, हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, पीछे वाली साइड से चलते हैं और पहले इस वाली गाड़ी को टेक डाउन करते हैं। ये एक बार में 7-8 बंदे लेकर आती है और यहाँ से निकलने में तो बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाएगा, तो मुझे कोई शॉर्टकट और इजी सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा और अपनी गाड़ी को कुदाना पड़ेगा। रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चांस भी नहीं है। अब गाड़ी मैंने कुदा दी है, बस लैंडिंग परफेक्ट हो जाए एंड काफी ज्यादा स्मूथ लैंडिंग हुई है। ओ भाई साहब, अभी मैंने क्या ही खतरनाक स्टंट करा, लेकिन पुलिस के हेलीकॉप्टर अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। मुझे अपनी गाड़ी को बस तब तक भगाना है जब तक एक बार इन लोगों से पीछा नहीं छूट जाता। लेकिन गाड़ी आज से नहीं जाएगी, इस गाड़ी को लेने में इतनी मेहनत लगी है। एक बार पुलिस से पीछा छूट जाए ना, फिर मैं इस गाड़ी को कहीं पर छुपा दूंगा और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब मैं इस गाड़ी को वापस ले आऊंगा। और ये देखो, लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट पूरा ट्राई कर रहा है रोड ब्लॉक्स का, लेकिन कब तक ही ट्राई करेंगे। और वैसे भी मेरी ड्राइविंग स्किल्स पुलिस चेज से बहुत ज्यादा ऊपर हैं। ऑल राइट गाइस, तो पुलिस की नजरों से तो हम लोग बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं, लेकिन भागते भागते जरूर शाम हो गई है। फरारी की भी कंडीशन अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और पीछे की तरफ अभी आप लोग सनसेट देख सकते हो। इस टाइम पे ना लॉस सैंटोस से बड़ी प्यारी वाइब आती है। इनफैक्ट ट्रैफिक भी काफी हद तक खत्म हो चुका होता है, क्योंकि इस टाइम पे लोग वापस जा रहे होते हैं अपने काम पर से। और अभी हम लोग ना फरारी को 300 की स्पीड पर भी भगा सकते हैं, लेकिन अभी इस गाड़ी की वो कंडीशन नहीं है। और मैं खुद भी इसके इंजन पे ज्यादा जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि अगर ये बीच में बंद हो गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल मैं सोच रहा था कि इसको लॉस सैंटोस में हम लोग कहीं पर रख देते हैं, लेकिन अगर पुलिस ने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करी तो उनको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो हमें इस गाड़ी को वाइनवुड हिल्स के आसपास कहीं छुपाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पुलिस का बिल्कुल भी डाउट नहीं जाएगा। वैसे यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में जाके फरारी ओपी लिख दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। मुझे देखना है कि 24 घंटे में इस वीडियो पर कितने लाइक्स आते हैं। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाला एपिसोड इतना डिले क्यों हो गया है। तो एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे जिनको मुझे कंप्लीट करना था, उसकी वजह से ये एपिसोड इतना ज्यादा डिले हो गया है। और अभी मेरा यूट्यूब इतना भी ग्रो नहीं हुआ है कि मैं सब कुछ छोड़ के घर पर बैठ जाऊं। बाकी फ्यूचर किसने देखा है, और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं ना, वही असली लोग हैं जो कि मेरी वीडियो का एक्चुअली वेट करते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करने का, और अभी हम लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं और एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम लोग इस गाड़ी को सेफली छुपा सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के वाइनवुड हिल्स पर एंड यहाँ पर पास ही में फ्रैंकलिन का घर भी है। अब वैसे तो मैं सोच रहा था कि हम लोग इस गाड़ी को फ्रैंकलिन के घर पर छुपा देते हैं, लेकिन अभी मैं खुद भी फ्रैंकलिन को परेशान नहीं करना चाहता और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जुकाम हो गया है, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल आप लोग एक बार फरारी का बैक पैनल देखो, इसके अंदर बुलेट लगी हुई है और उसकी वजह से आधा ग्लास शटर हो चुका है। और अच्छी बात यही है कि हम लोग भी बुलेट प्रूफ यूनिफॉर्म पहनकर गए थे, नहीं तो भाई हमारा भी बुरा हाल हो सकता था। बाकी आप लोग एक बार फ्रैंकलिन का मेंशन देखो, सच में बहुत ज्यादा लग्जरी लगता है और हमारे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हिल एरिया है। और मैं सोच रहा हूँ ना कि इस फरारी को छुपाने के लिए सबसे बेस्ट एरिया यही होगा। एंड यहाँ पर काफी सारे बुशेस एंड ट्रीज हैं, तो गाड़ी ज्यादा लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन गाड़ी की एक बार आप लोग हालत देखो, आगे वाला ग्लास टूट चुका है एंड बम्पर्स पे भी काफी ज्यादा स्क्रैच है। खर्चा तो आने वाला है बहुत जोर से इस गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन अच्छी बात यही है कि हमारे पास अभी $20 मिलियन का प्रॉफिट भी है। फिलहाल ये जगह ना एकदम फिट लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी फरारी को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं और कल सुबह या फिर मामला जब भी थोड़ा शांत हो जाएगा तब हम लोग इस फरारी को वापस लेने के लिए आ जाएंगे। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि अपनी गाड़ी इजीली विजिबल है, तो कोई भी आसपास से निकलेगा ना तो भी उसको गाड़ी नहीं दिखेगी जब तक वो गाड़ी के पीछे जाकर उसको नहीं देखता है। एंड अभी हमें शोरूम तक वापस जाना है, लेकिन उसके लिए हमें एक गाड़ी भी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी और की गाड़ी लेने की जगह हम लोग फ्रैंकलिन की गाड़ी को लेकर चलते हैं, बिकॉज फ्रैंकलिन को मैं बाद में फोन करके पूरा सीन समझा दूंगा और उसको बता दूंगा कि उसकी गाड़ी कुछ वक्त के लिए हमने ले लिया। और एक बार इसकी गाड़ी का लुक देखो यार, सच में ऐसा लगता है कि पूरी मॉडिफाइड मस्टैंग है। हालांकि ये गॉन्टलेट हेलफायर है और इन गाड़ियों का इंजन का साउंड इतना खतरनाक लगता है ना भाई साहब। वैसे फ्रैंकलिन ने यहाँ पर एकदम सिंपल सा कलर चूज करा है, ब्लैक एंड व्हाइट में, तो ये गाड़ी को काफी प्यारा लुक देता है। फिलहाल हम लोग अपने शोरूम पर वापस चलते हैं, वहां जाकर हम लोग पहले तो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और फिर लेस्टर हमें बताएगा कि इस फरारी का क्या करना है और कब उसको वापस लेने के लिए जाना है, क्योंकि अभी तो पूरे लॉस सैंटोस का
पुलिस डिपार्टमेंट उस गाड़ी को ढूंढने में लगा होगा और अगर इस बीच हम लोग उस फरारी को लेकर स्ट्रीट्स पर आ गए ना तो सबसे पहले पुलिस हमें अरेस्ट करेगी। ऑल्सो मैंने जस्ट अभी नोटिस करा कि फ्रैंकलिन की गाड़ी में चारों तरफ ब्लैक मिरर्स हैं, जिसका मतलब है कि बाहर का कोई भी बंदा हमें देख नहीं सकता। अब वैसे तो पूरे ब्लैक मिरर्स अलाउड नहीं है, लेकिन अभी पूरे लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट फरारी को ढूंढने में लगा हुआ है, तो हमारे लिए बच के निकलना तो बहुत ज्यादा ईजी है। लॉस सैंटोस में अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है एंड हम लोगों ने अभी तक अपनी यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी है, तो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं और सीधे चलते हैं शोरूम पर, जहां पर लेस्टर और बेनी हमारा वेट कर रहे हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग अपने शोरूम पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लेस्टर बोल रहा है कि जब से फ्रैंकलिन वापस आया है इसने बहुत बार ट्राई करा उसको कॉल लगाने का, लेकिन फ्रैंकलिन ने एक भी कॉल नहीं उठाया। और लेस्टर यहाँ पे बता रहा है कि 15 मिनट पहले इसको फ्रैंकलिन का मिस्ड कॉल आया था, लेकिन जैसे इसने कॉल बैक करा फ्रैंकलिन का फोन स्विच ऑफ हो गया। और ये बात लेस्टर को थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्योंकि फ्रैंकलिन का फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं आता और फ्रैंकलिन कभी भी ऐसे मिस्ड कॉल करके फोन स्विच ऑफ नहीं करता। सो लेस्टर कह रहा है कि हमें एक बार फ्रैंकलिन के घर पे जाकर चेक करना चाहिए और पता करना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसा लेस्टर के साथ हुआ था तो उस टाइम पे लेस्टर को डगन बॉस ने किडनैप कर लिया था। अब मुझे नहीं लगता इस चीज में डगन बॉस कहीं से भी रिलेटेड है, लेकिन लेस्टर के लिए हम लोग एक बार चलते हैं और फ्रैंकलिन के घर पे चेक करके आते हैं कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। वैसे मुझे भी ना एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि जब हम लोग फ्रैंकलिन के घर पे आए और उसकी गाड़ी लेकर गए, वो एक भी बार बाहर चेक करने के लिए भी नहीं आया। मतलब हमारी जगह अगर कोई और बंदा उसकी गाड़ी चोरी करके ले भी जाता ना तो भी फ्रैंकलिन घर के बाहर चेक करने के लिए भी नहीं आया। और मैं ना फ्रैंकलिन को पर्सनली जानता हूँ, वो इतना इनएक्टिव बंदा नहीं है, वो हर चीज को बड़े ध्यान से लेता है। और लेस्टर की बातें सुन के मुझे भी लग रहा है कि फ्रैंकलिन के साथ कुछ तो सीन हुआ है, क्योंकि फ्रैंकलिन एकदम से ऐसी रैंडम हरकतें नहीं करता। डगन बॉस का तो आइडिया नहीं, लेकिन अंडर वाटर माफिया तो इस चीज में टोटली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अंडर वाटर माफिया तो लिटरली अपने शोरूम पर है और ट्रेवर ने उसके ऊपर नजरें रखी हुई है। और फ्रैंकलिन को भी अपने फ्रेंड की शादी में से वापस आए हुए कुछ 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं यार, अभी तक तो वो हमें कांटेक्ट करने का भी ट्राई करता। पक्का कुछ तो गलत हुआ है। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर पे। सो चलो गाइस, अभी मैं फ्रैंकलिन के घर के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूँ और इस वाली रोड पे अभी शाम के टाइम पे बहुत कम ट्रैफिक है, वैसे इस रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। सामने फ्रैंकलिन का मेंशन है, हम लोग फटाफट चलकर देखते हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पर ये इतनी सारी गाड़ियां कब आई? जब हम लोग फरारी रखने के लिए आए थे तब तो ये गाड़ियां नहीं थी। एक ब्लैक कलर की लिमोजीन और साथ ही साथ यहाँ पर 2 ट्रक भी हैं। पहले मैं अपनी गाड़ी को साइड में पार्किंग में लगा लेता हूँ इन्हीं गाड़ी के पीछे, और फिर हम लोग एक बार अंदर चलकर देखते हैं कि ये सारी गाड़ियां किसकी हैं। अभी जस्ट 15 मिनट पहले हम लोग यहाँ पर अपनी फरारी रखने आए थे और तब यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं थी। और लेस्टर ने भी यही कहा था कि 15 मिनट पहले फ्रैंकलिन का मिस्ड कॉल आया था और तभी से ये सारी गाड़ियां यहाँ पर आ गई हैं और फ्रैंकलिन भी मिसिंग है। हम लोग घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि फ्रैंकलिन का क्या सीन है। गेट खोलकर देखते हैं और एक सेकंड, घर का डोर भी लॉक नहीं है और ये वाला एरिया टोटली खाली पड़ा है। फ्रैंकलिन शायद नीचे वाले एरिया में होगा। हम लोग एक बार नीचे चलकर देखते हैं और पता करते हैं कि फ्रैंकलिन कहाँ पर है। और एक तो फ्रैंकलिन इतने बड़े मेंशन में टोटली अकेला रहता है। इसको बहुत बार बोला है कि आसपास का कोई छोटा मोटा घर देख ले रहने के लिए, लेकिन इसको इतने बड़े मेंशन में ही रहना है। और एक सेकेंड, डगन बॉस यहाँ पर क्या कर रहा है? डगन बॉस फ्रैंकलिन के बेडरूम में क्यों बैठा हुआ है और ये बंदा किसी से बात कर रहा है? वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि डगन बॉस ने फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया है? मुझे चुपचाप अंदर जाकर देखना होगा कि डगन बॉस यहाँ पर बात किससे कर रहा है। डगन बॉस के 2 बंदे यहाँ पर हैं और साथ ही साथ फ्रैंकलिन भी है, और इन दोनों बंदों ने फ्रैंकलिन के ऊपर गन पॉइंट कर रखी है। लेकिन डगन बॉस को फ्रैंकलिन के घर का एड्रेस कहाँ से मिला और इसको फ्रैंकलिन से क्या काम है? शायद ये वो कंटेनमेंट ड्राइव ढूंढ रहा है जिसके अंदर पूरे लॉस सैंटोस का डेटाबेस है और जिसको हमने एफआईबी की बिल्डिंग से चुराया था। और मुझे जहां तक याद है ना, विजल न्यूज की हेडलाइंस में जब एफआईबी की बिल्डिंग के ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा था तब फ्रैंकलिन का फेस रिवील हो गया था और शायद डगन बॉस फ्रैंकलिन को पहचान गया होगा और इसीलिए इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है पूछताछ करने के लिए। फिलहाल हमें किसी भी हालत में फ्रैंकलिन को यहाँ से बचाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन के पास तो कंटेनमेंट ड्राइव भी नहीं है और अगर इन दोनों बंदों में से किसी ने भी पूछताछ करते टाइम फ्रैंकलिन को गोली मारी तो फ्रैंकलिन मर जाएगा। लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनके सामने ऐसे ही चला गया ना तो ये लोग तो पहले मेरी खोपड़ी उड़ा देंगे, और अगर मैं इन सबको इग्नोर करके वापस चला गया किसी से हेल्प मांगने तो तब तक ये लोग फ्रैंकलिन को मार देंगे। मुझे यहाँ पे वेट करना होगा और एक परफेक्ट टाइमिंग ढूंढनी होगी जब डगन बॉस यहाँ पर नहीं होगा। और इन दोनों गार्ड्स का तो कुछ नहीं है, इनको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर डगन बॉस है। थोड़ा सा वेट करते हैं और ट्राई करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर डगन बॉस यहाँ से बाहर निकलता है तो हम लोग फ्रैंकलिन को बचा सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी देख के लग रहा है कि डगन बॉस को किसी इंपॉर्टेंट बंदे का कॉल आया है और शायद अभी डगन बॉस फ्रैंकलिन के घर से बाहर जा रहा है। और अभी ना मुझे गाड़ी के इंजन स्टार्ट होने की आवाज आ रही है, जिसका मतलब है कि शायद डगन बॉस फ्रैंकलिन के घर से बाहर निकल चुका है और अब वो कहीं जा रहा है। और अब बस यहाँ पर 2 गार्ड्स हैं और साथ ही साथ फ्रैंकलिन है। तो पहले हम लोग जरा घर के बाहर चलकर देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि डगन बॉस सही में यहाँ से निकला या फिर बाहर खड़ा है। और मुझे इस सब के बारे में लेस्टर को भी जल्दी ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो डगन बॉस पता नहीं अगला क्या प्लान बना रहा होगा।
और बाहर चलकर देखते हैं और यहाँ पे डग्गन बॉस की लिमोजिन नहीं है, जिसका मतलब है कि डग्गन बॉस यहाँ से निकल चुका है। अब मैं जाने वाला हूँ नीचे वाले एरिया से जहाँ पर फ्रैंकलिन के बेडरूम की बाहर वाली एंट्रेंस है और मुझे यहाँ पे पहले थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी उन दोनों गार्ड्स को टेक डाउन करने के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे काफी सारे वेपन्स है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जिससे कि ज्यादा आवाज ना आए, तो मैं यहाँ पे स्टन गन और पॉइजनस गैस बॉम्ब का यूज करूंगा। पहले हम लोग एक गार्ड को बेहोश कर देंगे पॉइजनस गैस बॉम्ब से और दूसरे वाले को स्टन गन से शॉक दे देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सामने से नहीं जा सकता, सामने वाला गार्ड यहीं पर खड़ा हुआ है, मुझे स्विमिंग पूल के अंदर जाना होगा। तो अभी मैं स्विमिंग पूल के तो अंदर आ चुका हूँ। अब स्विमिंग पूल में तैरते हुए हम लोग चलते हैं रूम के दूसरी वाली साइड में, वहां पर से हम लोग वॉल का कवर लेके इन दोनों गार्ड्स को काफी इजीली टेक डाउन कर सकते हैं। अभी मैं स्विमिंग पूल के बाहर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मुझे एक भी सिक्योरिटी गार्ड ने नोटिस नहीं करा है। हम लोग इस वाली वॉल का कवर ले लेते हैं और यहाँ पर ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड अभी भी फ्रैंकलिन के ऊपर गन पॉइंट करके रखे हुए हैं। रुक जाओ बेटा, अभी तो मैं तुम्हारा गेम बजाता हूँ। तो इस पॉइजनस गैस बॉम्ब को हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं और एक क्या दूसरा भी डाल देते हैं। तो दोनों पॉइजनस गैस बॉम्ब मैंने डाल दिए हैं। अब एक बंदा जैसे ही बेहोश होगा दूसरे वाले को हम लोग स्टन गन से शॉक दे देंगे। लेट्स गो। पहला बंदा बेहोश हो चुका है और दूसरे वाले को मैंने स्टन गन से शॉक मार दिया है और अब अंदर चलते हैं फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पर फ्रैंकलिन से हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये मस्त अपनी मजे से कॉफी पी रहा था और पता नहीं किसने इसकी कॉफी में क्या मिला दिया, इसको एकदम से बेहोशी आ गई, जिसका मतलब है कि ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था। जब से फ्रैंकलिन लॉस सैंटोस में वापस आया होगा तभी से डग्गन बॉस के बंदे फ्रैंकलिन के पीछे लग गए होंगे। और फ्रैंकलिन कह रहा है कि अभी भी उसको ज्यादा कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर उस कॉफी का असर है जिसमें उसको बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग फ्रैंकलिन को लेके अपने घर पर चलते हैं आज रात के लिए, क्योंकि तुम लोग एक बार इसका चलने का स्टाइल देखो, ये बंदा भी ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और अगर ऐसी कंडीशन में हमने इसको अकेला छोड़ दिया ना तो यार खतरे से खाली नहीं है। डग्गन बॉस अभी फ्रैंकलिन के घर पे नहीं है और उसके दोनों बंदों को तो हमने मार ही दिया है, तो हम लोग फ्रैंकलिन को अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में लेकर चलते हैं अपने घर पर। और ये बंदा यहाँ से कूद भी पाएगा कि नहीं? तो चलो गाइस, अभी मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में आकर बैठ चुका हूँ एंड फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ चुका है और अभी भी भाई इस बंदे की चलने की कंडीशन नहीं है, इसके एक पैर में काफी ज्यादा चोट लगी है। वैसे मैं सोच रहा था कि इसको मैं लॉस सैंटोस के हॉस्पिटल में ले जाता हूँ या फिर अपने शोरूम पर ले जाता हूँ, लेकिन क्योंकि डग्गन बॉस लॉस सैंटोस के अंदर ही और जैसे वो यहाँ पर वापस आकर देखेगा कि उसके दोनों बंदे डेड हैं, वो पक्का निकल जाएगा हम लोगों को ढूंढने के लिए। और ऐसी सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम लोग फ्रैंकलिन को अपने वाले घर पर लेकर चलें और वहां पर आज रात के लिए इसको रोक लेते हैं। कल सुबह हम लोग दोबारा से अपने शोरूम के लिए निकल जाएंगे। वैसे हमें फ्रैंकलिन के लिए भी नए घर का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन का ये वाला घर डग्गन बॉस की नजरों में आ चुका है और अब डग्गन बॉस यहाँ पर घूमता रहेगा जब तक उसे फ्रैंकलिन वापस से मिल नहीं जाता। यार सिचुएशन दोबारा से बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और मुझे इन सब के बारे में लेस्टर और ट्रेवर को भी बताना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमें ट्रेवर को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ट्रेवर बहुत ज्यादा सनकी टाइप का है और अगर उसे पता चला कि डग्गन बॉस लॉस सैंटोस के अंदर है तो वो उसे मारने के लिए निकल जाएगा। खैर ये सारी बातें हम लोग कल सोचेंगे, फिलहाल फ्रैंकलिन को लेके चलते हैं अपने घर पर और आज रात के लिए अपने घर पर ही सो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग अपने घर पर वापस आ चुके हैं और फ्रैंकलिन भी हमारे साथ यहाँ पर आ चुका है। लैम्बोर्गिनी सियान को हमने यहीं पर पार्क कर दिया है और फ्रैंकलिन के पैर में अभी भी उस चोट की वजह से उसको चलने में काफी ज्यादा तकलीफ आ रही है। वैसे मैंने डिसाइड करा था कि मैं लेस्टर को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अगर गलती से ट्रेवर को ये सब कुछ पता चल जाएगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल हमें फ्रैंकलिन की चोट की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी और फ्रैंकलिन को एक जगह देनी पड़ेगी जहां पर वो रात के लिए सो पाएगा। अभी हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा रूम तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे वाले बेडरूम में एक सोफा है और फ्रैंकलिन को अभी हम लोग वही दे देते हैं सोने के लिए। बस एक रात की बात है और अगले दिन तो हम लोग अपने शोरूम के लिए वापस निकल जाएंगे और फ्रैंकलिन के लिए एक नया घर भी ले लेंगे। तो चलो गाइस, अभी मैंने फ्रैंकलिन को मस्त एक जगह दे दी है सोने के लिए और अभी काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है, बाहर रात के शायद 2:30 या 3 बज रहे हैं और अभी हम लोग भी चलते हैं सोने के लिए। फिर 8-9 घंटे बाद एक बढ़िया सी नींद लेकर हम लोग अपने शोरूम पर वापस चलेंगे। तो फिलहाल जल्दी से अपने बेड पर सो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी यहाँ पर सुबह का अलार्म बज चुका है एंड यहाँ पर हम लोग भी काफी फ्रेश तरीके से उठ चुके हैं और फ्रैंकलिन भी यहाँ पर एकदम रेडी है अपना और देख के लग रहा है कि इसका पैर पहले से बहुत ज्यादा ठीक है। चलो अच्छी बात है, जितना जल्दी ये रिकवर हो उतना अच्छा है। फिलहाल टाइम देखते हैं और यहाँ पर 11:30 बजने वाले हैं। यार मैंने सोचा था कि हम लोग 9 बजे तक उठ जाएंगे और 10 बजे तक तो शोरूम तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हम लोग तो 11 बजे उठे हैं। फिलहाल जल्दी से चलते हैं नीचे, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा अपने शोरूम के लिए निकलते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और लेस्टर भी हमारा वेट कर रहा होगा। और यार जो अपने घर की लुक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी सी लगने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका हमें रेनोवेशन भी करवा लेना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि घर के रेनोवेशन का आइडिया कैसा है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, हम लोगों ने उस फरारी को वहीं पर रख दिया है। उस फरारी को लेने के लिए भी अभी हमें वापस जाना है। यार बहुत सारा काम है आज के लिए, तो पहले एक काम करते हैं, फ्रैंकलिन को अभी शोरूम पर छोड़ के आते हैं। वहां पर से हम लोग एक ट्रक उठाएंगे और उस फरारी को लेके अपने शोरूम पर आएंगे।
साथ ही साथ डायमंड कैसीनो के मैनेजर को जो हम लोगों ने बुगाटी अटलांटिक डिलीवर करी थी उसका भी आज हमें इंश्योरेंस करने के लिए जाना है। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग डायमंड कैसीनो के मैनेजर से थोड़ी सी सिक्योरिटी मांग लेते हैं, क्योंकि उस बंदे के पास बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। और अभी जैसे हमारे ऊपर अटैक हुआ, फ्रैंकलिन के ऊपर अटैक हुआ और लेस्टर को भी पहले एक बार किडनैप करा जा चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग उसको पूरा सीन समझा देते हैं और उसे थोड़ी सी सिक्योरिटी मांग लेते हैं। ऑल्सो यहाँ पर भी एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके 300 के ओपी लिख दो, क्योंकि अपने चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर्स की जर्नी पर निकल चुके हैं। तो जितने भी लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है अभी जाओ कमेंट में और 300 के ओपी लिख दो। फिलहाल के लिए मैं अपनी लंबोर्गिनी सियान को फुल स्पीड में भगाता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा अपने शोरूम पर। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग अपने शोरूम पर पहुंच चुके हैं। फटाफट से अपनी गाड़ी को गैराज के अंदर डालते हैं और बेनी और लेस्टर अभी भी यहीं पर खड़े होकर हमारा वेट कर रहे हैं। फ्रैंकलिन भी यहाँ पर हमारे साथ सेफली पहुंच चुका है और इसको भी यहीं पर खड़े रहने देते हैं। फिलहाल हम लोग लेस्टर से बात करते हैं। तो चलो गाइस, अभी मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से भी हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसको पहले से ही आइडिया था कि डगन बॉस ने कुछ करा है, क्योंकि फ्रैंकलिन जिस तरीके से बिहेव कर रहा था वैसा आज तक फ्रैंकलिन ने कभी बिहेव नहीं करा। और ये कह रहा है कि थोड़ी देर पहले न्यूज हेडलाइंस में भी आया था कि फ्रैंकलिन के घर पर अटैक हुआ और वहां पर 2 डेड बॉडीज मिली हैं टेररिस्ट की, और ये समझ गया था कि हम लोगों ने फ्रैंकलिन को बचा लिया है। और अभी लेस्टर बता रहा है कि फ्रैंकलिन के पूरे घर को लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया है और अगले 1 महीने तक उस घर के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए हम लोग फ्रैंकलिन को अपने शोरूम पर ही रहने देते हैं जब तक इसके नए घर का इंतजाम नहीं हो जाता है। और क्योंकि फ्रैंकलिन का घर पुलिस ने सीज कर लिया है तो मुझे सबसे पहले उस फरारी को वहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर हम लोगों ने अपनी फरारी रखी है वो जस्ट फ्रैंकलिन के घर के सामने वाला एरिया है। और अगर वहां पे पुलिस सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना तो उनको टाइम नहीं लगेगा उस फरारी को निकालने के लिए, और फिर वो लोग सीसीटीवी फुटेज में से ये भी निकलवा लेंगे कि कौन बंदा यहाँ पर आके इस फरारी को रख कर गया था। अब इससे पहले पुलिस अपने आसपास के एरिया को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करे, मुझे अपनी फरारी को इस वाले ट्रक पर लोड करके अपने शोरूम तक वापस लाना होगा। बस मैं ये नहीं चाहता ना कि हम लोग वहां पर जाएं और पता चले कि पुलिस ऑलरेडी उस फरारी को ढूंढ चुकी है और उन लोगों ने उस गाड़ी को सीज कर लिया है, क्योंकि उस फरारी को निकालने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और लिटरली डगन बॉस की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें चाहिए उस फरारी के थ्रू ही आएगी। फिलहाल ये सब सोचने की जगह अपने ट्रक को भगाते हैं और सीधा चलते हैं फ्रैंकलिन के घर के पास में जहां पर हम लोगों ने अपनी फरारी को छुपाया था। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं फ्रैंकलिन के घर पे वापस से पहुंच चुका हूं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाहर की तरफ में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं जिन्होंने चारों तरफ से फ्रैंकलिन के घर को घेर के रखा हुआ है। भाई साहब, इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, और अभी देख के लग रहा है कि इनको अभी तक फरारी नहीं मिली है, नहीं तो अदरवाइज ये लोग साइड में इसको सीज करके रख लेते। अब आगे की तरफ तो इतने सारे गार्ड्स हैं तो हम लोग इनके सामने से नहीं जा सकते अपनी फरारी को लेने के लिए, क्योंकि अपनी फरारी हिल के एकदम टॉप लेफ्ट साइड में पड़ी हुई है। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे आ चुका हूं। अब यहाँ से अपने ट्रक को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं एंड इसको अपने फरारी के पास लेकर चलते हैं। मुझे बस इतना ट्राई करना है कि पुलिस की नजरें मेरे ट्रक के ऊपर ना पड़े और उनको भनक ना लगे कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, क्योंकि अगर इन्हें फरारी दिख गई ना तो एक बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। फिलहाल अपनी फरारी यहाँ पर एकदम सेफली रखी हुई है और मैं इस ट्रक को एक ऐसी पोजीशन में लगा देता हूँ कि हमें इसके ऊपर फरारी लोड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलो गाइस, अभी मैंने अपने ट्रक को एक ऐसी पोजीशन में सेट कर दिया जहां पर से हम लोग अपनी फरारी को इसके ऊपर इजीली सेटअप कर सकते हैं। और सेटअप छोड़ो, तुम लोग एक बार फरारी की कंडीशन देखो। यहाँ पर ग्लास तो टूट ही चुके हैं, साथ ही साथ आगे वाले बम्पर्स पे बहुत गंदे डेंट पड़े हुए हैं। और यहाँ पर तुम लोग एक बार इस फरारी की बॉडी देखो, यहाँ पर काफी सारे बुलेट्स के निशान भी हैं जो कि इसको पुलिस चेज के वक्त में लग चुके होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि गाड़ी का इंजन अभी भी काम कर रहा है, तो हम लोग एटलीस्ट इस गाड़ी को अपने ट्रक के ऊपर लोड कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी ले जा सकता था, लेकिन अगर किसी पुलिस वाले ने रास्ते में देख लिया ना तो हमें अरेस्ट कर लेगा। फिलहाल मैं जल्दी से इस फरारी को अपने ट्रक पर लोड कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने अपनी फरारी को इस ट्रक में अटैच कर लिया और यहाँ पर इस फरारी के रिम्स को भी मैंने अच्छी तरीके से अटैच करा है, तो कोई चांस नहीं है कि फरारी रास्ते में कहीं गिरेगी। अभी हम इसको लेके जाने वाले हैं वापस से अपने शोरूम पर और वहां पर हम लोग बेनी से बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में और फिर वो बताएगा कि इस गाड़ी को रिपेयर करने में कितना खर्चा लगेगा और कितना टाइम लगेगा। अभी अगर मैं इस गाड़ी को लेके मेन हाईवे वाली साइड से गया ना तो वहां तो पक्का है कि बहुत सारी पुलिस चेकिंग वगैरह कर रही होगी और अगर उन लोगों ने इस गाड़ी को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इस गाड़ी को एक ऐसे रास्ते से लेकर जाऊंगा जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर इन द सेंस कि जिस रोड को ज्यादा लोग यूज नहीं करते, या फिर ऐसा हाईवे जहां पर बहुत कम ट्रैफिक मिलता है, तो उस एरिया में ना बहुत कम चेकिंग हो रही होगी। ऑल्सो अच्छी बात यह कि डगन बॉस ने फ्रैंकलिन के ऊपर अटैक करने का भी ट्राई करा, लेकिन उसके हाथ में फ्रैंकलिन भी नहीं लगा और वो कंटेनमेंट ड्राइव भी नहीं लगी जिसके अंदर पूरे लॉस सैंटोस का डेटाबेस है। और जब तक हम लोग जिंदा है ना, वो कंटेनमेंट ड्राइव कभी भी डगन बॉस के हाथ नहीं लगेगी। एंड आप लोग सामने वाला जो हाईवे रोड देख रहे हो ना, इसको लॉस सैंटोस में बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं। लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, बट ये ना कंट्री साइड वाला एरिया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग नहीं आते हैं। और हमारे पास जो $20 मिलियन का प्रॉफिट है, मैं सोच रहा हूँ कि उसमें से हम लोग थोड़ा सा यूज करके फ्रैंकलिन के लिए एक नया घर ले लेते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि फ्रैंकलिन के लिए नया घर लेना ठीक होगा या फिर हम उसे अपने साथ रहने दें। अभी अगर हमारे पास अपना सीक्रेट बेस होता तो हम लोग वहां पर फ्रैंकलिन को जगह दे सकते थे, लेकिन जब से अपने सीक्रेट बेस पर अटैक हुआ था हम लोगों ने उसे एक भी बार यूज नहीं करा है। और वेट, मुझे जस्ट एक आइडिया आया, क्यों ना हम लोग एक नया घर खरीदने की जगह एक नया सीक्रेट
बेस बनवा लें। ये आइडिया कैसा आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि देखो यहाँ पे सीक्रेट बेस बनवाने में हमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर हम लोग फ्रैंकलिन के लिए नया घर लेते हैं तो वो बस फ्रैंकलिन यूज कर पाएगा, लेकिन अगर हम लोग एक नया सीक्रेट बेस बनवाते हैं तो उसको सब लोग यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ हम उसमें कुछ अलग से रूम भी बनवा देंगे प्राइवेट स्पेस के लिए। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सीक्रेट बेस बनवाना ज्यादा हेल्पफुल है अपने लिए भी और अपने बिजनेस के लिए भी, क्योंकि अगर हम लोग कोई सुपर रेयर कार भी लेकर आते हैं तो शोरूम के बाहर या अंदर रखने की जगह उसको हम लोग अपने सीक्रेट बेस में भी रख सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या करना ज्यादा बेटर है। फिलहाल मैं अपने ट्रक को भगाता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा अपने शोरूम पर। तो चलो गाइस, अभी मैं अपनी फरारी और अपने ट्रक को लेकर अपने शोरूम के गैराज में पहुंच चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं अपने ट्रक को अंदर भी लेकर आ चुका हूँ। अब फटाफट एक बार चलते हैं ट्रक के बाहर और देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपनी फरारी को लाए हैं, कोई बीच में स्क्रैच वगैरह तो नहीं आ गया या फिर कोई टायर निकल के तो नहीं गिर गया। स्क्रैच का तो कुछ भी नहीं है, स्क्रैच तो इस गाड़ी पे ऑलरेडी काफी ज्यादा आए हुए हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे चारों टायर्स लगे हुए दिख रहे हैं और इंजन मैंने अभी भी बंद नहीं करा है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि अगर मैंने इंजन बंद कर दिया तो दोबारा चालू भी होगा या फिर नहीं। अच्छी बात यह कि एटलीस्ट गाड़ी जो है वो अपने शोरूम तक तो पहुंच चुकी है और एक बार हम लोग लेस्टर और बेनी से भी बात कर लेते हैं और उन्हें पूरा सीन समझा देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से हो चुकी है और ये कह रहा है कि तुमने बढ़िया काम करा कि तुम अभी के अभी इस फरारी को लेकर आ गए, क्योंकि अगर बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती तो पक्का उनको ये फरारी बाद में मिली जाती। और ये कह रहा है कि बेनी जितना भी टाइम लेना चाहता है इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए उसको लेने दो, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। जैसे ये गाड़ी रिपेयर होकर रेडी हो जाती है, लेस्टर यहाँ पे वेगॉस गैंग के माफिया के मैनेजर को मेल कर देगा और बोल देगा कि अगर तुम्हें अपनी फरारी वापस चाहिए तो हमारे दिए गए एड्रेस पर आ जाओ, नहीं तो हम लोग इस फरारी को ब्लास्ट कर देंगे। और एक बात तो कंफर्म है, वो इस गाड़ी के पीछे जरूर आएगा, क्योंकि ये वाली गाड़ी उसकी मेहनत की कमाई की है। फिलहाल बेनी की टीम भी लग चुकी है इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए और यहाँ पर बेनी ने अपनी पूरी टीम को बुलाया हुआ है। ऑल्सो बेनी मुझे बता रहा था कि इस गाड़ी के कुछ पार्ट्स के अंदर बुलेट लग चुकी है, जिसकी वजह से वो सारे पार्ट्स खराब हो चुके हैं और वो पार्ट्स इतने रेयर है ना कि वो लॉस सैंटोस के अंदर नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है हमें सैंडी शोर्स जाना पड़े उन गाड़ी के पार्ट्स को लेने के लिए। तो चलो ठीक है, जैसे ही बेनी को उन पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी तब हम लोग सैंडी शोर्स भी चले जाएंगे उन पार्ट्स को लेने के लिए। और सैंडी शोर्स में अपने काफी सारे दोस्त हैं जो कि हमें वो सारे पार्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फरारी की बात तो बहुत हो गई, फिलहाल हम लोग चलते हैं उस बुगाटी अटलांटिक वाले बंदे के पास जो कि है डायमंड कैसीनो का मैनेजर। उसके घर पे जाके उसको इंश्योरेंस के पेपर्स देते हैं और उससे बात करते हैं, क्योंकि उस बंदे के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे पक्का पता है कि उसको डगन बॉस के बारे में बहुत कुछ पता है। और आप सबको याद होगा कि मैंने बताया था कि डगन बॉस पहले भी ट्राई कर रहा था डायमंड कैसीनो के ऊपर टेक ओवर करने का, और जिस बंदे की इतनी हैसियत है कि वो डायमंड कैसीनो का मैनेजर होकर भी बुगाटी अटलांटिक खरीद सकता है, तो पक्की बात है कि उसकी और डगन बॉस की कभी ना कभी पहले आर्ग्यूमेंट हुई है। फिलहाल हम लोग अपने शोरूम के ऑफिस रूम में चलते हैं और वहां जाकर लमार से वो सारे के सारे इंश्योरेंस पेपर्स मांग लेते हैं जो कि बुगाटी अटलांटिक के लिए जरूरी होते हैं। तो चलो गाइस, अभी मैंने लमार से वो सारे इंश्योरेंस पेपर्स ले लिए हैं जो कि बुगाटी अटलांटिक के लिए जरूरी होते हैं। और लमार यहाँ पे कह रहा है कि तुम एक बार बुगाटी अटलांटिक का उसका इंटीरियर चेक कर लेना, अगर वहां पे जरा सा भी स्क्रैच है ना तो हमें इंश्योरेंस की पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स उन्हीं गाड़ियों पे अप्लाई होते हैं जो कि एकदम नई और जिन पे बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह नहीं आई है। तो बेनी तो अभी बिजी है इसको चेक करने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने साथ हम लोग लेस्टर को लेकर चलते हैं, वो इस गाड़ी को ज्यादा बेटर तरीके से चेक कर पाएगा। और ये वाली गाड़ी भी ना हमें डायमंड कैसीनो के मैनेजर ने दी थी, क्योंकि हमारे पास कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं थी शोरूम तक वापस आने के लिए। उसी रीजन की वजह से उसने ये वाली गाड़ी हमें दी थी, तो इसको भी हम लोग आज वापस कर देंगे। साथ ही साथ हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग डायमंड कैसीनो के मैनेजर को पूरा सीन समझा पाए और उससे सिक्योरिटी भी मांग पाए। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं और सीधा चलते हैं डायमंड कैसीनो के मैनेजर के घर पे। तो चलो गाइस, अभी मैं लॉस सैंटोस के नेशनल हाईवे पर आ चुका हूँ और अभी हम लोग लॉस सैंटोस को बाहर छोड़ने वाले हैं। ये वाला रास्ता आपको याद होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में भी कवर करा था और यही रास्ता है जो कि डायमंड कैसीनो के मैनेजर के घर पर जाता है। और इस वाले हाईवे का ट्रैफिक देखो यार, यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियां, वो भी टनल के अंदर, एंड यहाँ पर ट्रक भी बहुत सारे आ रहे हैं और मैं अपनी गाड़ी को ज्यादा स्पीड में भगा रहा हूँ, बस इस गाड़ी पे गलती से कोई स्क्रैच ना आ जाए। फिलहाल के लिए हम लोग टनल के बाहर तो आ चुके हैं और ये रहा उस बंदे का घर जिसकी मैं बात कर रहा था, डायमंड कैसीनो का मैनेजर। और हमेशा की तरह यहाँ पर काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, और वो देखो सामने खड़ा होकर वो शायद हमारे ही वेट कर रहा है। और गलती भी अपनी है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी बुगाटी अटलांटिक को तो 10 दिन पहले ही डिलीवर कर दिया था और आज 10 दिन के बाद हम लोग इसकी गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर्स को लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा लेट है और इसकी वजह से ये अपनी गाड़ी को कहीं भी बाहर लेकर नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए हम लोग जल्दी से एक बार इससे बात करते हैं और उसको पूरा सीन समझाते हैं कि क्या क्या हुआ। ऑल राइट गाइस, तो अभी लेस्टर यहाँ पे चेक कर रहा है बुगाटी अटलांटिक को इंश्योरेंस पेपर्स को डिलीवर करने के लिए, और यहाँ पे मैंने पूरा सीन समझा दिया डायमंड कैसीनो के मैनेजर को। और ये कह रहा है कि वैसे तो ये किसी से भी डगन बॉस के बारे में कभी बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसकी बुगाटी अटलांटिक को डिलीवर करा, ये बंदा हमसे बहुत ज्यादा खुश है और ये हमें डगन बॉस के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। ऑल्सो ये मुझे वही बात बता रहा
रहा है, जो कि मैंने आप सबको बताई थी कि आज से 2 साल पहले डग्गन बॉस ने ट्राई करा था डायमंड कैसीनो के ऊपर टेक ओवर करने का, लेकिन उस टाइम पे डायमंड कैसीनो के मैनेजर के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि उसने डग्गन बॉस को रोक लिया था। लेकिन आज के टाइम में ना सिचुएशन टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अभी के टाइम में डग्गन बॉस के पास बहुत सारे खतरनाक वेपन्स भी है और साथ ही साथ एक पूरी आर्मी है टेररिस्ट की। तो अभी अगर हमें डग्गन बॉस से पंगा लेना है तो हमें यहाँ पे अपने गुस्से की जगह दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक वेपन्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर हमें डग्गन बॉस से पंगा लेना है। और ये कह रहा है कि उस चीज में ये हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसके पास ऐसे बहुत सारे गन सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट हैं जो कि इसकी हेल्प कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर ही बहुत ही खतरनाक वेपन्स लॉस सैंटोस के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब वैसे तो हमारे पास भी काफी खतरनाक वेपन्स हैं, लेकिन कुछ वेपन्स ऐसे होते हैं जो कि बुलेट प्रूफ वेस्ट के आर पार भी जा सकते हैं और वैसे वेपन्स लॉस सैंटोस में या फिर लिबर्टी सिटी में नहीं मिलते। और डग्गन बॉस के पास ना वो सारे के सारे वेपन्स अवेलेबल हैं और ये बंदा कह रहा है कि उनसे भी खतरनाक वेपन्स ये हमारे लिए अवेलेबल करवा सकता है। और ये बोल रहा है कि तुम्हारे शोरूम के बिजनेस से तो ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, अगर तुम्हें अपने कनेक्शंस को और भी ज्यादा बड़ा करना है तो तुम्हें पहले अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा बाकी सारी सिटीज में भी, और जरूरत पड़े तो तुम्हें शोरूम के अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा। और ये बंदा कह रहा है कि तुम्हारे शोरूम के बिजनेस से तो ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, अगर तुम्हें अपने कनेक्शंस को और भी बढ़ाना है तो तुम्हें अपने बिजनेस को पहले बाकी सिटीज में एक्सपेंड करना होगा। इसके कहने का मतलब है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हमें शोरूम की जगह कुछ और भी बिजनेस करना पड़ेगा बाकी सिटीज में, जिससे कि हमारे कनेक्शंस और भी ज्यादा बढ़े। और मुझे भी लगता है ना कि ये बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि हम लोग कब तक ही शोरूम का बिजनेस करेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा और हमें उस शोरूम को बंद करना पड़ेगा और तब हमारे पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं होगा करने के लिए। इसीलिए ये बंदा हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग दूसरी सिटीज में जाके अलग अलग बिजनेस को भी ट्राई करें। और ये बंदा मुझे यहाँ पे ऑफर दे रहा है और कह रहा है कि अगर हम लोग चाहे तो हम लोग डायमंड कैसीनो के भी ऑफिशियल वेपन सप्लायर बन सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि हमें ये ऑफर ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें खतरनाक वेपन्स भी मिल जाएंगे। और मुझे आप लोग अपना कमेंट में ओपिनियन बताना। फिलहाल के लिए आज वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने इसमें काफी सारी चीजें कर ली हैं। सो आई होप आप सबको ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वाली वीडियो का भी एम है 1000 लाइक्स का, सो होपफुली आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। ऑल्सो आप में से जितने भी लोग अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां मैं अपने वीडियोस के अपडेट्स लाता रहता हूं, तो वहां पर भी फॉलो कर देना, यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। सी या पीस आउट।